बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है एंड आई एम लेक्चरर इन फाइनेंस। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ साउदर्न बिजनेस स्कूल, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब, मुल्तान। आज हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर के अंदर हम प्रोसेस कॉस्टिंग के फाइफो मेथड को डिस्कस करेंगे और थ्रू फाइफो मेथड हम एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसी प्रोसेस कॉस्टिंग के वेटेड एवरेज मेथड को डिस्कस किया था और थ्रू वेटेड एवरेज मेथड हमने एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की थी और फिर उस हमारे पास जो कॉस्ट अवेलेबल थी उसको हमने रिकंसाइल किया था। हमारे इस लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, जो चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनमें कंप्यूट द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग द फाइफो मेथड, compute the cost per equivalent unit using the FIFO method, assign cost to units using the FIFO method, and allocate service department cost to operating department using the direct method. Similarities between job order costing and process costing. देखें, हमने ये पहले डिस्कस किया था। हमने कहा था कि एक यूनिट जो आप मैन्युफैक्चर करते हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये 3 चीज़ें मिलकर एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट बनाती हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी है। ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमने कहा था कि ये क्या चीज़ है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट बनाते हैं और जो हम बाद में पर यूनिट बेसिस पर एलोकेट कर देते हैं। अब ये तमाम काम हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के अंदर करते हैं, जिसे हमने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड भी कहे थे। लेकिन उस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड के अंदर हमने आगे फर्दर डिवाइड किया था कि हमारे पास 2 ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू हम ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक मेथड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग था, दूसरा है हमने प्रोसेस कॉस्टिंग, जो आज डिस्कस कर रहे हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमने कहा था कि ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं जो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाती हैं, जो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं। कि कस्टमर की डिमांड जैसे जैसे डिफरेंट कस्टमर्स की डिमांड चेंज होती हैं तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग भी उसी हिसाब से क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पर होमोजीनियस किस्म के प्रोडक्ट बन रहे होते हैं कि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, ये एक यूनिफॉर्म प्रोडक्शन हो रही है और उस यूनिफॉर्म प्रोडक्शन के अंदर हर कस्टमर उसी चीज़ को परचेज करेगा जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास 2 मेथड हैं जिन्हें हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड्स कह रहे हैं, कि इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरह से एक जैसे सिस्टम हैं। Both system assign material, labor and overhead cost to product and they produce a mechanism for computing unit product cost. देखें, दोनों जो सिस्टम हैं वो जो यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल यूज़ करते हैं, वो लेबर यूज़ करते हैं और वो फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ करते हैं। इन तीनों कॉस्ट को वो ऐड कर आप एवरेज अप्लाई कर देते हैं, जिसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, ब्रॉड एवरेजिंग कंसेप्ट, कि आप पर यूनिट आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं जिसके अंदर हमारे पास मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और ओवरहेड कॉस्ट है। इन तीनों को ऐड करके टोटल आपकी जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये एवरेज कॉस्ट निकल आती है। सेकेंड सिमिलरिटी क्या है कि बोथ सिस्टम यूज़ द सेम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। देखें, हमने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन हमारे पास इन्वेंट्री अकाउंट नज़र आते हैं। एक है रॉ मटेरियल अकाउंट है, दूसरा वर्क इन प्रोसेस है और तीसरा हमारे पास फिनिश गुड्स अकाउंट है। तो यहाँ पर भी वो यही बात कर रहा है कि बोथ सिस्टम यूज़ द सेम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर क्या चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, उसमें हम रॉ मटेरियल, उसमें हम वर्क इन प्रोसेस और उसमें हम फिनिश गुड्स। कि आप चाहे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं या प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं,
आपको ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट भी नज़र आएगा, रॉ मटेरियल अकाउंट भी नज़र आएगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट भी नज़र आएगा और फिनिश गुड अकाउंट भी नज़र आएगा। थर्ड सिमिलरिटी क्या है? द फ्लो ऑफ कॉस्ट थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज़ बेसिकली द सेम इन बोथ सिस्टम। तीसरी क्या चीज़ है कि फ्लो ऑफ कॉस्ट, कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जाएं, चाहे वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ कर रही है या प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ कर रही है, आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर ये फ्लो ऑफ कॉस्ट सेम नज़र आएगा कि वहाँ पर आपने मटेरियल कॉस्ट भी अप्लाई होती हुई नज़र आएगी, वहाँ पर आपको लेबर कॉस्ट भी अप्लाई होती हुई नज़र आएगी, वहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट भी नज़र आएगी। और ये तीनों एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उसके बाद हैं डिफरेंसेस बिटवीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। The process costing is used when a single product is produced on a continuing basis or for a long period of time. Job order costing is used when many different products are worked on each period. ये वही चीज़ है जहाँ पर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग का कहा कि यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रोडक्शन हो रही होती है कि एक सिंगल प्रोडक्ट है और उसकी कंटिन्यूस बेसिस पर प्रोडक्शन हो रही है। आज से पहले भी वही चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी, आज भी वही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और आने वाले वक्तों में भी, फ्यूचर में भी वही चीज़ मैन्युफैक्चर होती रहेगी। आप कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्शन को चेंज नहीं करते। लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और वो डिफरेंट प्रोडक्ट क्या हैं, वो तो या तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली या प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है, तो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। दूसरा डिफरेंस है प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम एक्यूमुलेट कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम एक्यूमुलेट कॉस्ट बाय इंडिविजुअल जॉब थी। कि प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर आपकी जो कॉस्ट आपको नज़र आ रही होती है वो एक्यूमुलेट हो रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, कि एक डिपार्टमेंट के अंदर जो मटेरियल, लेबर और एमओएच अप्लाई हो रही हैं वो एक डिपार्टमेंट की एक्यूमुलेशन होगी और वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, मिक्सिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट वहाँ से जाएगी बेकिंग डिपार्टमेंट में, बेकिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट जाएगी आपकी पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर जो कॉस्ट का फ्लो है वो डिपार्टमेंट वाइज हो रहा है। लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम एक्यूमुलेटेड कॉस्ट बाय इंडिविजुअल जॉब, के यहाँ पर जो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है, यहाँ पर जो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट में मटेरियल और लेबर और एमओएच जो है वो आपकी जॉब वाइज हो रही है। जो आपकी यूनिट, जो एक इंडिविजुअल जॉब आप परफॉर्म कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल जॉब की बेस पर आपकी ये मटेरियल, लेबर और एमओएच कॉस्ट ऐड होती रहती है। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम कंप्यूट यूनिट कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम कंप्यूट यूनिट कॉस्ट बाय द जॉब कॉस्ट शीट। जी, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम कंप्यूट द यूनिट कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट। क्या चीज़ है कि आपकी एक डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है, आप हर डिपार्टमेंट वाइज उसकी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, और यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद वो यूनिट कॉस्ट आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो बेसिकली उस जॉब कॉस्ट शीट के अंदर ऐड हो रही है, आपकी डिपार्टमेंट वाइज नहीं होती। आप हर डिपार्टमेंट के अंदर जो मटेरियल अप्लाई करते हैं, हर डिपार्टमेंट का जो मटेरियल है वो आपकी जॉब कॉस्ट शीट का पार्ट बन रहा है। आपकी हर डिपार्टमेंट के अंदर जो लेबर अप्लाई हो रही है वो आपकी जॉब कॉस्ट शीट का पार्ट बनते हैं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ऐसा नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जिस डिपार्टमेंट में आप जो मटेरियल, जो लेबर और जो एमओएच कॉस्ट अप्लाई करते हैं, वो एक्यूमुलेट होने के बाद उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्शन है उससे डिवाइड होकर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। ये बेसिक उसके मेजर डिफरेंसेस और उसकी सिमिलैरिटीज़ थी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग की। अब ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग क्या हैं, कि अपोजिट एंड ऑफ ए कंटिन्यूम है। कि जॉब कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर क्या है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, जिसमें हमने कहा था कि कस्टम मेड मशीन्स हैं या हाउसेस हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की हमने एग्जांपल ली थी। और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या चीज़ है, मासेस ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, जहाँ पर हमने फूड या केमिकल प्रोसेसिंग या फ्लोर मिल्स की एग्जांपल ली थी या बेवरेजेस की एग्जांपल ली थी। तो हमने कहा था कि ये क्या चीज़ें हैं, बेसिक उसके डिफरेंसेस हैं, कि एक के अंदर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, जहाँ पर आपको हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट
कि जैसे ही आपको अलाइक प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहे होते हैं। अब हमारे पास ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये बेसिकली चाहे हम वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करें चाहे हम फाइफो मेथड यूज़ करें, ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है जिसको हम कंप्लीट करते हैं और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप में हम क्या करते हैं, कंप्यूट द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड स्टेप में कंप्यूट द टोटल कॉस्ट। थर्ड स्टेप में हम करते हैं कंप्यूट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। फोर्थ स्टेप में हम समराइज टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर, कि हम उसकी टोटल कॉस्ट आपकी जो कैलकुलेट करते हैं। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को रिकंसाइल कर लेते हैं कि जो आपके पास कॉस्ट गिवन होती है और जो कॉस्ट आपने अप्लाई की है, कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में आप रिकंसाइल कर देते हैं। अब इनको फाइफो मेथड के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि ये 5 स्टेप्स किस तरह से अप्लाई होते हैं थ्रू फाइफो मेथड। अब हमारे पास है इक्विवेलेंट यूनिट। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट यूनिट क्या है, ए डिराइव्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट यूनिट्स हैं, या हम इसे सिंपल वर्ड्स में अब यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स एंड देयर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर cost. Equivalent units are the number of complete whole units that could be obtained from the material and effort contained in partially completed units. कि हमने यही बात की थी कि हमारे पास जो partially completed items होते हैं, हम उन partially completed items को ट्रांसलेट करते हैं into 100% यूनिट। लेकिन ये एक कंसेप्चुअल प्रोसेस है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। लेकिन हम कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए कंसेप्चुअली पार्शली कंप्लीटेड आइटम्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू 100% यूनिट। और उसके लिए हमने एक फार्मूला भी देखा था, आप लोगों को याद होगा कि इक्विवेलेंट यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्शली कंप्लीटेड आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय देयर परसेंटेज कंप्लीशन। कि ये हमारे पास एक फार्मूला था कि इक्विवेलेंट यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्शली कंप्लीटेड आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय देयर परसेंटेज कंप्लीशन। कि हमारे पास 10 यूनिट हैं जो पार्शली कंप्लीटेड हैं, तो अगर वो 80% कंप्लीट हैं तो हम उस 80% कंप्लीशन को ट्रांसलेट करते हैं इनटू 100% यूनिट के अंदर। हम क्या करते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 80%, वो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट बनते हैं, 8 हमारे पास यूनिट बनेंगे, तो वो हम उसको कह देते हैं कि हमारे पास जो 10 80% पार्शली कंप्लीटेड आइटम्स हैं वो 8 100% कंप्लीटेड आइटम के इक्वल हैं। तो अब फाइफो मेथड को देख लेते हैं कि फाइफो मेथड जो हमने वेटेड एवरेज मेथड डिस्कस किया था, फाइफो मेथड उससे कैसे डिफरेंट है। द कंप्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट अंडर द फाइफो मेथड डिफर फ्रॉम द कंप्यूटेशन अंडर द वेटेड एवरेज मेथड इन 2 ways. The first, the unit transferred out is divided into 2 parts. One part consists of units from the beginning inventory that were completed and transferred out, and the other part consists of the units that were both started and completed during the current period. देखें, वेटेड एवरेज मेथड जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर हमने बिगनिंग इन्वेंट्री, बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और यूनिट्स स्टार्टेड कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं देखा था। हमने जस्ट क्या किया था, इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमने बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट और जो हमने स्टार्ट ड्यूरिंग द पीरियड किए हैं, दोनों को ऐड करके माइनस किया था हमने एंडिंग वर्क इन प्रोसेस से। तो हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट की एक्चुअल अमाउंट निकल आई थी। लेकिन यहाँ पर फाइफो मेथड के जो प्रोपोनेंट हैं, वो फाइफो मेथड के प्रोपोनेंट कहते हैं कि आप मिक्सअप ना करें। आपके पास जो बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस है, जो पार्शियली कंप्लीटेड आइटम्स हैं, और जो आप ज़ीरो से अब इस ड्यूरिंग करंट पीरियड जो आप ज़ीरो से प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, आप इन दोनों को मिक्सअप ना करें। आप डिफ्रेंशिएट करें कि फाइफो मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो ऑलरेडी आपके पास वर्क इन प्रोसेस है पहले आप उससे कंप्लीट करें। ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस, बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं कि बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है, पहले आप उसको 100% कंप्लीट करें। उसको 100% कंप्लीट करने के बाद आप अब इस करंट पीरियड की प्रोडक्शन स्टार्ट करें। मतलब यूँ कि अगर आपको डिमांड है इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कि आपने 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करके अपने कस्टमर को देने हैं, तो अगर आपके पास बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस में 20 यूनिट्स हैं
जो 60% या 50% कंप्लीट हैं। तो FIFO मेथड के जो प्रोपोनेंट हैं वो ये कहते हैं कि पहले आप ये जो आपके पास जो बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस के आइटम्स हैं, पहले 100% इनको कंप्लीट कर लें। इनको कंप्लीट करने के बाद देखें कि आपको उन 100 की डिमांड को मीट करने के लिए बाकी रिमेनिंग कितने यूनिट चाहिए, और वो जितने यूनिट चाहिए होंगे आप नेक्स्ट उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करें। आप मिक्सअप ना करें उन चीज़ों को। तो इस वजह से वो कहते हैं कि यहाँ पर जो आपने इक्विवेलेंट यूनिट वेटेड एवरेज मेथड में जो कैलकुलेट किए थे और FIFO मेथड में जो कैलकुलेट किए थे वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। वो डिफरेंस क्या है कि वेटेड एवरेज मेथड के अंदर आपकी इक्विवेलेंट स्टेप 1 के अंदर जो आपने इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट किए थे उसके अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही थी, एक यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, और दूसरा आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। लेकिन FIFO मेथड के अंदर आपको ये इक्विवेलेंट यूनिट जब आप कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो आपको तीन हेड्स नज़र आते हैं। एक इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस, दूसरा यूनिट्स स्टार्टेड कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, और तीसरी चीज़ इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं आपके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि फुल कंसिडरेशन is given to the amount of work expended during the current period on units in the beginning work in process inventory as well as on units in the ending work in process. Thus, under the FIFO method, both beginning and ending inventories are converted to an equivalent unit basis. देखिए यहाँ पर जो दूसरा डिफरेंस है FIFO मेथड के जो प्रोपोनेंट हैं वो ये कहते हैं कि आपने जो कॉस्ट एलोकेट करनी है तो वो कॉस्ट आपने जो ड्यूरिंग द पीरियड अप्लाई की है आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने जो लास्ट पीरियड में कॉस्ट अप्लाई की है वो आपकी कॉस्ट नहीं है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो इस वजह से जब वो टोटल कॉस्ट अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो FIFO वेटेड एवरेज मेथड के अंदर हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई किया था वो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ये दोनों को ऐड करके हमने कहा था कि ये क्या चीज़ है, इस टोटल कॉस्ट है। लेकिन FIFO मेथड जो है वो कहता है कि बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट है हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हम जो टोटल कॉस्ट लेंगे वो टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड जो कॉस्ट है हम सिर्फ उसी को अप्लाई करेंगे अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए। बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर 100 यूनिट्स हैं जो हमने कहा था कि 100 यूनिट से जो हमने कहा था कि 80% कंप्लीट हैं। तो 80% की जो कॉस्ट है वो हमारे पास्ट में अप्लाई हुई थी, हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। उसका रिस्पॉन्सिबल वही मैनेजर है जिसने उसको अप्लाई किया था। हम किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि आज इस करंट पीरियड के अंदर जो हम कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं हम उसके जवाबदेह हैं। जो फ्यूचर में कॉस्ट अप्लाई होगी हम उसके भी जवाबदेह नहीं हैं। ये FIFO मेथड जो प्रोपोनेंट हैं वो इस चीज़ पर एग्री हो रहे हैं। अब देख लेते हैं कि ये FIFO मेथड के अंदर जो फार्मूला है इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट यूनिट्स टू कंप्लीट बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री प्लस यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड प्लस इक्विवेलेंट यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। कि मैंने अभी बात की कि FIFO मेथड के अंदर इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन के अंदर 3 हेड्स आते हैं। सबसे पहले देख लें कि इक्विवेलेंट यूनिट्स टू कंप्लीट बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, कि आपके पास जो बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है सबसे पहले आप उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करें प्लस यूनिट्स स्टार्टेड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड के सेकंड में आपने क्या करना है कि आपने जो अब इस पर्टिकुलर पीरियड की जो प्रोडक्शन करनी है वो जो 0 से आपने स्टार्ट करनी है उसके आपने यूनिट स्टार्टेड कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट जो हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और थर्ड में आपने क्या करना है, थर्ड चीज़ क्या है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, कि आपके पास जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस बच रही है आप उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखें यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन के अंदर ये जो आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स टू कंप्लीट बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस और इक्विवेलेंट यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। और वो कैलकुलेशन यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि इक्विवेलेंट यूनिट्स जो आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस हैं उनकी कैलकुलेशन के लिए आपके पास जो फार्मूला है इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू
नंबर ऑफ पार्शली कंप्लीटेड आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100% माइनस परसेंटेज कंप्लीशन। कि आपने जो बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस में कैलकुलेट करने हैं, ये आपके पास नीचे गिवन है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स टू कंप्लीट बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू यूनिट्स इन बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये जिसे हमने कहा कि नंबर ऑफ पार्शियली कंप्लीटेड आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100% माइनस परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब देखें इसे 100% से माइनस क्यों कर रहे हैं, जो परसेंटेज ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस की कंप्लीटेड परसेंटेज है। मैंने अभी बात की कि मैंने कहा कि FIFO मेथड वाले ये कहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट 80% कंप्लीट है तो वो 80% कंप्लीशन जो है वो पास्ट में हुई है। हम जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हम 20% रिमेनिंग उसके ऊपर काम करेंगे, हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। हम जो रिमेनिंग 20% इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे और उस प्रोडक्ट को 100% कंप्लीट करेंगे, हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि 100% माइनस परसेंटेज कंप्लीशन कर देते हैं कि 100% एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें से ऑलरेडी जो प्रोडक्शन हो, ऑलरेडी जो कंप्लीट हो चुकी है, वो 80% जो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो माइनस करने के बाद बाकी जो रिमेनिंग कंप्लीशन है वो हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 100% माइनस 80% इज इक्वल टू 20%। तो ये हम 20% के जवाबदेह हैं, 80% के जवाबदेह हम नहीं हैं। 80% के जवाबदेह वही होंगे जिन्होंने पास्ट में ये प्रोडक्शन की थी। उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू यूनिट ट्रांसफर्ड आउट प्लस इक्विवेलेंट यूनिट्स इन दी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री माइनस इक्विवेलेंट यूनिट्स इन बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने का उन्होंने आपको फार्मूला बता दिया कि आपने किस तरह से स्टेप 1 के अंदर जो इक्विवेलेंट यूनिट आप कैलकुलेट करते हैं वो किस तरह से जाकर कैलकुलेट। अब एक FIFO मेथड की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से हम FIFO मेथड अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं सनस्पॉट बेवरेजेस लिमिटेड ऑफ फिजी मेक्स ब्लेंडेड ट्रॉपिकल फ्रूट ड्रिंक्स इन 2 stages. Fruit juices are extracted from the fresh fruits and then blended in the blending department. The blended juices are then bottled and packed for shipping in the bottling department. The following information pertains to the operations of the blending department for June. The currency in Fiji is the Fijian dollar. एक कंपनी है जो बेवरेजेस बना रही है, तो उसका ब्लेंडेड डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है प्रोसेस कॉस्टिंग के है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो डिपार्टमेंट वाइज होती है कि ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट अलहदा से कैलकुलेट हो जाएगी और वो जो कॉस्ट होगी वो फिर ट्रांसफ़र होगी इनटू बोटलिंग डिपार्टमेंट। फिर वो बोटलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट होगी, फिर वो ट्रांसफ़र होगी पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट होती है। अब एक इस क्वेश्चन का डाटा है हमारे पास, इस डाटा को देख लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर FIFO मेथड अप्लाई करके देखते हैं। वो कहते हैं कि वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग जो है वो बिगनिंग यूनिट हमारे पास हैं 20,000 यूनिट्स हैं। वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 100% कंप्लीट हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट 75% कंप्लीट हैं। कन्वर्जन कॉस्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, कन्वर्जन कॉस्ट बनाती हैं। उसके बाद है स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन, जो इस पर्टिकुलर पीरियड पे हमने 0 से स्टार्ट करने हैं, वो कितने नंबर ऑफ यूनिट हैं, 180,000 यूनिट्स हैं। उसके बाद कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट कितने हुए, 160,000 हुए, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितनी है आपके पास, 40,000 है। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जो FIFO मेथड के अंदर जो हमारे पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस होगी, वो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास जो स्टार्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन हुई हैं यूनिट्स, उसमें से बचेगी। उसमें से बचने के बाद हम क्या कहते हैं कि आपके पास यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे। अब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितनी है, 40,000 है, और इसमें 100% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कंप्लीट हैं और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, 25% है। अब वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, ये कॉस्ट डाटा हमारे पास है कि विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल वर्क इन प्रोसेस जो हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट है $25,200 और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन जो है वो $24,800। कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग द जून, ये कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग द जून है जिसे हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड है, वो कितनी है, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 3,34,800 और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कितनी है, 2,38,700। ये उन्होंने हमें
कॉस्ट और इन्वेंट्री डाटा दे दिया है। अब वो कहते हैं कि FIFO मेथड अप्लाई करें और उस FIFO मेथड अप्लाई करने के बाद आप उसकी पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करें और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद उसको कॉस्ट को रिकंसाइल भी करके दें। अब देखते हैं कि जो हमने अभी कहा कि ये 5 स्टेप प्रोसेस है, इस 5 स्टेप प्रोसेस इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं और FIFO मेथड के थ्रू पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 में हमने कहा था कि कंप्यूट इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट और इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। अब उस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें FIFO मेथड सबसे पहले है इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने हैं टू कंप्लीट बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस। मटेरियल क्या चीज़ है? मटेरियल हमने कहा था कि इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्शियली कंप्लीटेड आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100% माइनस परसेंटेज कंप्लीशन। अब देख लेते हैं कि उसको कैलकुलेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और कन्वर्जन देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल हमारे पास डाटा में था कि वो 100% कंप्लीट थे। जो हमारे पास बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस के 20,000 यूनिट्स थे वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 100% कंप्लीट थे और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट 75% कंप्लीट थे। उसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि मटेरियल इज इक्वल टू 20,000 जो कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्शियली कंप्लीटेड आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100% माइनस परसेंटेज कंप्लीशन। और ये परसेंटेज कंप्लीशन क्या थी? 100%। 100 माइनस 100 क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 यूनिट्स, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितने हो गए? 0%। कि जो चीज़ देखें ये हमारे पास जो कंप्लीटेड यूनिट्स है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल वो 100% कंप्लीट थे, उसके ऊपर हमने कोई मटेरियल मज़ीद अप्लाई नहीं करना। तो हम जो इसके ऊपर जो काम करेंगे, जो कॉस्ट इनकर करेंगे या जो हम काम करेंगे वो कितना होगा? 0 ही होगा। ये हमारे पास 0 यूनिट आ गए। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन जो 20,000 थे वो 75% कंप्लीट थे। रिमेनिंग 25% काम हमने खुद करना है। अब देखें 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100% माइनस 75%, तो हमारे पास 100% माइनस 75% इज इक्वल टू 25%। तो 25% मल्टीप्लाइड बाय 20,000 हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन 5,000 यूनिट्स कैलकुलेट हो जाते हैं। अब यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड, कि हमने स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर FIFO मेथड के अंदर आपके पास जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है वो हमेशा आपके पास कहाँ से होगा? आपके पास यूनिट स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड से होगा। बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस उसमें ऐड नहीं होगा। तो 180,000 यूनिट स्टार्टेड माइनस 40,000 इन दी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। तो हमारे पास क्या बन जाता है? विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल भी 140,000, कन्वर्जन भी 140,000। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस पर अप्लाई कर देते हैं कि मटेरियल 40,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100% कंप्लीशन, तो 40,000 यूनिट्स हैं। कन्वर्जन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन 40,000 यूनिट्स से जो 25% हमने कंप्लीट किए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो हमारे पास ये 10,000 बन जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स इन प्रोडक्शन कितने हुए हैं? विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 180,000 और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट 155,000। अब स्टेप 2 और स्टेप 3 देख लेते हैं कि स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करनी थी? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। और टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया कि FIFO मेथड क्या कहते हैं कि वो टोटल कॉस्ट के अंदर जो कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड है वही हमारी टोटल कॉस्ट है। कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, वो हमने कैलकुलेट करनी है। और वो कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी कि विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 3,34,800 थी और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन वो 2 के कन्वर्जन में कितने थे कि 2,38,700। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अब स्टेप 3 के अंदर हमने क्या करना है? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास कॉस्ट क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 3,34,800 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो अभी हमने स्टेप 1 के अंदर कैलकुलेट किए थे 180,000 विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, और कन्वर्जन में 2,38,700 हमारी कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 155,000 हमारे पास जो हमारे अभी इक्विवेलेंट यूनिट हमने कैलकुलेट किए हैं। तो डिवाइड करने से हमारे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट हो जाते हैं $1.86 विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और $1.54 विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। कि एक यूनिट के ऊपर जो हमारी मटेरियल की कंजम्पशन कितनी है? $1.86 और कन्वर्जन कॉस्ट है वो कितनी है? $1.54। अब
स्टेप 4 के अंदर हम देख लेते हैं कि हमने कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट की है, ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की है। अब उस पर यूनिट कॉस्ट से हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस कितनी है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट जो हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, और कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो हमने कैलकुलेट की है उसकी कितनी है। अब देखें, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कितने थे, 40,000 विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और 10,000 विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। ये जो आपने स्टेप 1 के अंदर चीज़ें कैलकुलेट की थी। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 1.86 और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन 1.54। इन दोनों को 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.86 तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस निकल आ रही है 74,400 और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.54,000 तो 15,400। और हमारे पास टोटल एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो कितनी है $89,800। इसके बाद यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट कितने हुए हैं, कॉस्ट इन बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अब देखें यूनिट ट्रांसफर्ड आउट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें थी, एक होगा यूनिट्स ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस जो कंप्लीट हुए हैं और दूसरा यूनिट स्टार्टेड कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, टोटल यूनिट ट्रांसफर्ड आउट ड्यूरिंग द पीरियड। लेकिन अब यूनिट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस जो थे उसका कुछ पार्ट हमने प्रीवियस प्रोसेस पास्ट के अंदर कंप्लीट किया था और कुछ पार्ट हमने अपने इस करंट पीरियड के अंदर कंप्लीट किया है। जो हमने पास्ट में कंप्लीट किया था उसकी भी कॉस्ट हमने क्या करनी है, ऐड करनी है 100% कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि यूनिट ट्रांसफर्ड आउट के अंदर कॉस्ट इन बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो हमने पास्ट में काम किया था वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 25,200 और 24,800 विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन वो ऐड करनी है। अब कॉस्ट टू कंप्लीट द यूनिट्स इन बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितना हमने कैलकुलेट किया था स्टेप 1 के अंदर 0 थे, विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट कितने थे 5,000 थे। आप पर यूनिट कॉस्ट से इनको मल्टीप्लाई कर दें, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1.86 इज इक्वल टू 0 और 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.54 तो 7,700 हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो कन्वर्जन इन दोनों को ऐड कर लें तो 7,700 हमारे पास टोटल कॉस्ट है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन दिस पीरियड कि स्टार्टेड और कंप्लीट कितने हुए हैं कि वही हमने 180,000 माइनस एंडिंग इन्वेंट्री माइनस की थी 40,000 तो वो हमारे पास बन गया था 140,000। तो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल भी कन्वर्जन भी उसमें हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बन जाती है 140,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.86 इज इक्वल टू 2,60,400 और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन 140,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.4,000 तो हमारे पास 2,15,600। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास 4,76,000 हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाती है। अब ये जो टोटल के फिगर्स हैं इन सब को ऐड करें तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड आउट हुई है वो कितनी है 5,33,700 हमारे पास ये टोटल कॉस्ट है जो हमने अप्लाई की है अपनी प्रोडक्शन के ऊपर। उस प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक है बिगनिंग इन प्रोसेस के यूनिट जो कंप्लीट किए, दूसरा हमने यूनिट स्टार्टेड कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट के जो कंप्लीट किए और तीसरा हमने एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो कंप्लीट किए। इन तीनों की टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है 5,33,700। अब इसको रिकंसाइल कर देते हैं कि कॉस्ट रिकंसिलेशन के अंदर कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ये आपको क्वेश्चन में कीमत थी 25,200 प्लस 24,800 ये कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस है। कितनी टोटल हो जाती है 50,000 एंड कॉस्ट एडिड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड कि ड्यूरिंग द पीरियड हमने जो कॉस्ट अप्लाई की है वो कितनी है 3,34,800 प्लस 2,38,700 दोनों मिलकर क्या बनती हैं 5,73,500। 50,000 प्लस 5,73,500 तो ये बन जाती है टोटल कॉस्ट 6,23,500। अब इसको ये हमारे पास कॉस्ट गिवन थी जिसको हमने प्रोसेस के अंदर अप्लाई करना था और जो हमने अप्लाई की है अब उसको देख लेते हैं कि कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आया कि ये जो 6,23,500 हमें कॉस्ट गिवन थी क्या हमने ठीक तरह से एलोकेट की है। अब उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब
अब स्टेप 4 के अंदर अभी आपने कैलकुलेट किया है कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 89,800, कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड आउट 5,33,700। इन दोनों को ऐड करें तो ये कॉस्ट टैली हो जाती है कि आपके पास 6,23,500 हमारे पास जो कॉस्ट गिवन थी हमने वो अप्लाई कर दी है। तो ये हमारे पास वो FIFO मेथड प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो हम अप्लाई करते हैं।